अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माइज अली और आज हम बात करेंगे कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है और इनकी मुख्तलिफ टाइप्स बनाने की वजूहात क्या थी, ये सारी का सारी बात करेंगे इसी लेक्चर में। चलें शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। Types of complexometric titration। अगर बेसिकली देखा जाए तो इसको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की बेसिकली 5 टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है ये है डायरेक्ट टाइट्रेशन और कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ये पहली टाइप है। सेकंड जो इसकी टाइप है हमारे पास वो है इनडायरेक्ट कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। थर्ड जो हमारे पास टाइप बनती है वो है बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन या बैक कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कह सकते हैं। फोर्थ जो टाइप है हमारे पास वो है अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन। और फिफ्थ टाइप को हम मुख्तलिफ नेम से याद करते हैं। कई दफा कई बुक्स के अंदर इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन, या फिर इसको और नाम देते हैं रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, या फिर इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन। ये बात याद रखिएगा, ये 3 जो लास्ट वाले लिखे हैं ये एक ही टाइप के मुख्तलिफ नेम्स हैं। तीनों नेम्स का मतलब अगर देखेंगे, तीनों नेम्स का मतलब सेम है। एक को हटा के उसकी जगह पे किसी दूसरी चीज को लगा देना, यानी डिस्प्लेस कर देना। डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन और सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन। ये थी हमारे पास बेसिकली 5 टाइप टाइट्रेशन की। अब इन टाइप्स की मजीद एक्सप्लेनेशन करते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट टाइट्रेशन को। डायरेक्ट टाइट्रेशन। अब इसको डायरेक्ट क्यों कहा जाता है? टाइट्रेशन एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें एक हम नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं हम किसी अननोन कंसंट्रेशन को मालूम कर लेते हैं। अब डायरेक्ट टाइट्रेशन का मतलब यह है कि हम वो नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन डायरेक्टली उसके अंदर डालेंगे। डालने पर आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्टली आप मालूम कर लेंगे कैलकुलेशन करके। कोई भी आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि इसकी कंसंट्रेशन इतनी है तो आप उसको माइनस करो, ये प्लस करो, डायरेक्ट आपके पास आंसर आएगा। इसे हम इसको कहते हैं डायरेक्ट टाइट्रेशन है। अब इसमें होता क्या है कि आपने इस टाइट्रेशन में याद रखिएगा EDTA का सोल्यूशन ब्यूरेट में लेना होता है, और EDTA का सोल्यूशन जो होता है इसकी कंसंट्रेशन नॉन होती है। ये क्या होता है? नॉन कंसंट्रेशन का होता है। ये बात याद रखनी है। अब पहली बात आपने यहां पे क्या करना है, EDTA सोल्यूशन टेक इन। आपने EDTA का सोल्यूशन लेना है टेक इन ब्यूरेट के अंदर ले रहे होते हैं। अब सेकंड नंबर पे आ जाए।
सेकंड नंबर पे जिस चीज की कंसंट्रेशन मालूम करना चाहते हैं, मैं कहता हूं सपोज मैं हार्डनेस ऑफ वाटर मालूम करना चाहता हूं, आपने हार्डनेस ऑफ वाटर जिस उसका सोल्यूशन ले लेना है, जिस पानी के अंदर आप मालूम करना चाहते हैं कि कितनी हार्डनेस है, उसको यहां पे डाल देना है। वो पानी को आपने इस कॉनिकल फ्लास्क में डालना है। सेकंड बात ये होगी, एड सैंपल सॉल्यूशन, मैं यहां पे लिखूंगा सैंपल आयन सॉल्यूशन या कैटाइन, सैंपल कैटाइन मेटल सॉल्यूशन, मेटल solution take in conical flask। आपने उसको conical flask में ले लेना है। थर्ड नंबर पे आपने जो इंडिकेटर यूज करना है वो इसी फ्लास्क के अंदर डालेंगे। सपोज करता हूं मैं ईबीटी इंडिकेटर यूज करता हूं, यहां पे आपने ईबीटी लेना है, conical flask के अंदर ही डालना है। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर इन conical flask, add few drop of indicator solution in conical flask, अब थर्ड नंबर में आपने करना क्या, एडीटी का सोल्यूशन नीचे लेके आएंगे, एंड पॉइंट आएगा, एंड पॉइंट के बाद आपने टाइट्रेशन उस सपोज मैं कहता हूं वाटर की हार्डनेस मालूम करनी है, हार्डनेस मालूम कर लेंगे। रन एडीटी सोल्यूशन, एडीटीए सोल्यूशन इन कॉनिकल फ्लास्क। आपने करना क्या है कि यहां से स्टॉपर को ओपन करना है, ओपन करने के बाद यहां से ऐसा ऐसा एडीटी का सोल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में आना शुरू हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। मसलन मैं जैसे ईबीटी डाला, ईबीटी डालने के बाद मेरे पास वाइन रेड कलर आएगा, और जैसे ही एंड पॉइंट आता है, एंड पॉइंट के करीब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही एंड पॉइंट आता है, इसका कलर वाइन रेड से पर्पल ब्लू या फिर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। यही बात आएगी। नेक्स्ट आएगी अ टाइम आफ्टर सम टाइम कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज। अब ये जो हमने डायरेक्ट टाइट्रेशन लिखी है, ये किन किन मेटल आयंस के लिए है, मैं चंद एक लिख देता हूं। बहुत सारे मैक्सिमम मेटल आयंस इससे हम मालूम कर सकते हैं। मैं कहता हूं सपोज ये कैल्शियम आयन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, मैग्नीशियम आयन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिंक आयन को मालूम करने के लिए, कॉपर आयन को, लेड आयन को, क्रोमियम आयन को। ये चंद एक आयंस है हमारे पास। इस तरह काफी सारे आयंस हैं जिसको हम डायरेक्ट टाइट्रेशन से मालूम कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, यहां पे क्या हो रहा है, मैं सपोज करता हूं मैं ये जो ब्लू वाला है, ये मेरे पास मेटल आयन है, ये मेरे पास मेटल आयन है, और ये जो रेड वाला है, ये मेरे पास ईडीटीए का एक मॉलिक्यूल है। अब क्या होता है कि मैं जैसे ऊपर से ईडीटीए डालता हूं, कॉनिकल फ्लास्क में आता है, ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद हमारे पास मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये तरीकाकार हो, यानी डायरेक्टली ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये थोड़ा तरीका ये था डायरेक्ट टाइट्रेशन। सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो मेन बात याद रखने वाली वो ये है कि इस टाइट्रेशन में आपने ईडीटीए का सोल्यूशन ब्यूरेट में लेना है। जो चीज आप मालूम करना चाहते हैं उस चीज को आप कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है डायरेक्ट टाइट्रेशन के हवाले से। और कुछ टाइट्रेशन ऐसे भी आएंगी टाइप्स जिसमें आप ईडीटीए का सोल्यूशन ब्यूरेट में नहीं ले रहे होंगे,
यहां पर मेटल आयन का सोल्यूशन ले रहे होंगे। इसलिए ये बात आपने याद रखनी है कि डायरेक्ट टाइट्रेशन में हमेशा एडीटीए का सोल्यूशन आपने ब्यूरेट में ही लेना है, और जो मेटल आयन का सोल्यूशन होगा वो आप हमेशा कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के हवाले से बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट टाइप जो कि आज हमने डिस्कस करनी है वो है इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। फिर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। अब इसको इनडायरेक्ट टाइट्रेशन क्यों कहते हैं, पहली बात ये इसको सीखेंगे। और ये टाइट्रेशन किन किन चीजों के लिए हम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात के इनडायरेक्ट टाइट्रेशन करते किन किन चीजों के लिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब इनडायरेक्ट टाइट्रेशन हम जिस चीज के लिए कर रहे थे वो एनाइन है, ऐसे एनाइन जो कि ग्रुप्स ऑफ एटम पर मुश्तमिल हो, और मे भी सिंपल भी हो सकते हैं, क्लोरीन, सल्फेट, कार्बोनेट। यानी ये वाले एनाइन मालूम करने के लिए भी हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते। फिर हमें कोई इनडायरेक्ट मेथड मेजर करना चूज करना पड़ता है। अब इस मेथड में करना क्या पड़ता है, सबसे पहली बात जो कि आपने यहां पे याद रखनी है, दिस टाइट्रेशन इज यूज्ड, दिस टाइट्रेशन, ये वाली जो टाइट्रेशन है इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, ये वाला जो टाइट्रेशन है हम इस्तेमाल करते हैं मालूम करने के लिए, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन। ये एनाइन की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कौन कौन से एनाइन हो सकते हैं, SO3 -2, SO4 -2, CO3 -2, और इसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, ये वाली आयंस एनाइंस की कंसंट्रेशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या होता है, सबसे पहला स्टेप है कि आपने उस एनाइन का सोल्यूशन ले लेना है। फर्स्ट स्टेप, टेक स्टेप्स, लिख के मैं स्टेप्स बताता जाता हूं कि इस टाइट्रेशन में आपने कौन कौन से स्टेप्स करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द solution ऑफ एनाइन। आपने एनाइन का सोल्यूशन ले लिया, ये है हमारे पास, सपोज किया एनाइन का सोल्यूशन। सपोज कर रहे तो मैं कंसंट्रेशन मालूम करना चाहता हूं सल्फेट आयन की, SO4 -2 की। इसके अंदर मेरे पास सल्फेट आयन का सोल्यूशन आ गया। यहां पे क्या है मेरे पास, सल्फेट आयंस। नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने इसी सोल्यूशन के अंदर कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाल देना है। मसलन बैरियम सल्फेट, बैरियम का सोल्यूशन अगर डाल देंगे वो इसके साथ क्या करेगा, बैरियम सल्फेट बनाएगा जो कि इनसॉल्युबल होता है, प्रेसिपिटेट बना देता है, उसको आप दोबारा फिल्टर आउट कर सकते हैं। यानी कि सिंपली अगर कहूं ना, आपने ये सोल्यूशन लेना है एनाइन का, इसके अंदर बैरियम आयन का सोल्यूशन डालना है। फिर नेक्स्ट मैंने काम यही किया, ये है हमारे पास स्टेप फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं, एड द सोल्यूशन ऑफ बैरियम आयन, ये सेकंड स्टेप, एड द सोल्यूशन। हमने सोल्यूशन को ऐड करना है किस चीज का, बैरियम आयन, Ba+2 का। अब जैसे ही इसके अंदर बैरियम आयन का सोल्यूशन ऐड करते हैं, इसके अंदर प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाते हैं। हमें पता है बैरियम सल्फेट पानी के अंदर स्पेरिंगली सोल्युबल होता है, बहुत कम हद होता है। वो क्या करेगा, इसके अंदर प्रेसिपिटेट
और ये बात याद रखें, बैरियम आयन जो आप डालना है सोल्यूशन वो एक्सेस में हो। ये वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेस में बहुत ज्यादा मिकदार में डाल देना है, सही है। ये एक्सेस बैरियम आयन सोल्यूशन ये काम कर दिया। अब जैसे डालते हैं इसके नीचे प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाएंगे, यहां पे प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो गए। अब जितने भी इसके अंदर सल्फेट आयन होंगे वो सारे के सारे प्रेसिपिटेट बना देंगे, सारे के सारे प्रेसिपिटेट बना देंगे। हमने एक्सेस में बैरियम सल्फेट यूज किया, बैरियम आयन का सोल्यूशन यूज किया है, जो कि हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट में बैरियम सल्फेट बना देगा। अब नेक्स्ट काम, जैसे ये प्रेसिपिटेट बनेंगे, या तो डायरेक्ट ही आप इसकी टाइट्रेशन कर लें या फिर इसको फिल्टर आउट कर लें। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फिल्टर द सोल्यूशन। अब नेक्स्ट स्टेप, फिल्टर द सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन हमारे पास पीछे बना हुआ है इसको आपने फिल्टर कर देना है। हमारे पास इस तरह को फिल्ट्रेशन ऑपरेटर्स होता है, ये हमारे पास फनल है, नीचे आपने बेकर रख के यहां पे इसको इसी सॉल्यूशन को इसके ऊपर गिराना है। गिराने के बाद आपके पास ये फिल्ट्रेशन हो जाएगी, वो प्रेसिपिटेट रह जाएंगे यहां पे फिल्टर पेपर के ऊपर और बाकी सारे का सारा सॉल्यूशन नीचे आ जाएगा। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो नीचे सॉल्यूशन आएगा इसके अंदर सारे के सारे जो बाकी बैरियम आयन बच जाएंगे वही होंगे बैरियम सल्फेट, यानी कि सल्फेट और बैरियम वगैरह ये सारे के सारे वहां पे रह जाएंगे। बैरियम सल्फेट यहां पे रह जाएगा, ये वाली चीज जो कि इसके साथ सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करके बैरियम सल्फेट बना था, वो बैरियम सल्फेट यहां पे रह जाएगा और बैरियम आयन ही यहां पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, आपने इसी को उठाना है, ये जो सोल्यूशन है यहां पे डाल देना है कोनिकल फ्लास्क में, यानी कि ये जो सोल्यूशन आपने फिल्ट्रेट को उठा के इसके अंदर डाल देना। ये मेरे पास आ गया बैरियम +2 सोल्यूशन, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया। इसके बाद क्या करना है, आपने इसके अंदर कोई भी ईबीटी इंडिकेटर, म्यूरोक्साइड यूज कर सकते हैं, ईबीटी यूज कर सकते हैं, जो सूटेबल इंडिकेटर हो आपने यूज कर लेना। यूज करने के बाद इसके अंदर जैसे डालेंगे इसके अंदर वाइन रेड कलर आना शुरू हो जाएगा। अब आपने ऊपर से ईडीटीए का सोल्यूशन डालना, ईडीटीए का सोल्यूशन डालेंगे, एक वक्त आएगा इसका एंड पॉइंट आ जाएगा, एंड पॉइंट इसका होगा ब्लू, या फिर हम उसको कह रहे होते हैं ये एंड पॉइंट पर्पल ब्लू कलर का होता है। जैसे ही वो एंड पॉइंट आए आपने टाइट्रेशन खत्म करनी है, रीडिंग्स वगैरह नोट करनी है, और इस रीडिंग से ये बात याद रखिएगा मेरे पास इस बैरियम आयन की कंसंट्रेशन आएगी, सल्फेट आयन की नहीं आएगी, या किसी भी एनाइन की कंसंट्रेशन नहीं आएगी। अब उसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, वो इस तरह निकालनी है कि आपको पता है मैंने यहां पे एक्सेस में डाला है, जितना भी एक्सेस में डालेंगे बैरियम आयन उसकी कंसंट्रेशन आपको पता है कि मैंने इसके अंदर ये 100 ml डाला, इतनी कंसंट्रेशन का सोल्यूशन, या मैंने 500 ml डाला, जितना भी आपने सोल्यूशन डाला वो आपको कंसंट्रेशन पता हो। मैं कहता हूं सपोज मैंने यहां पे 500 बैरियम का आयन यूज किए, जिसमें से बैरियम सल्फेट में चेंज होने वाले 300 थे, बाकी 200 बैरियम +2 आयन्स यहां पर रह जाएंगे। असल में हमने ये बैरियम +2 आयन्स मालूम किए जो 200 हैं। अब आपको पता है मैंने ओवरऑल 500 आयन्स यूज किए हैं, ओवरऑल 500 आयन्स यूज किए, जिसमें से 300 यूज हो गया। सिर्फ हमारे पास यहां पे टाइट्रेशन में सिर्फ 200 आयन्स ही आएंगे। अब 200 आयन से आप इतना अंदाजा लगा लेंगे जो हमारे पास बैरियम यूज हो चुका है वो 300 आयन्स है। अब आपको पता है जब बैरियम सल्फेट बनता है, बैरियम सल्फेट बनता है, इसमें एक ही बैरियम है, एक ही सल्फेट, यानी कि 1:1 में पाए जाते हैं एक दूसरे के साथ। जब भी 1:1 में 300 अगर बैरियम यूज हो चुके हैं तो इसका मतलब है वहां पे 300 सल्फेट आयन है।
अब हमें पता चल गया कि इस सोल्यूशन के अंदर जो हमने शुरू में लिया था सैंपल सोल्यूशन सल्फेट आयन का, उसमें 300 सैंपल हमने सपोज किया 300 एराइन थे सल्फेट सोल्यूशन के। यही चीज हम मालूम करना चाहते हैं। अब देख रहे हैं मैंने क्या किया, इनडायरेक्टली मेजर किया है। क्या बेरियम आयन को यूज करते हुए इसको इनडायरेक्टली मालूम कर रहा हूं। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। चले इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं असल में हुआ क्या है। मैं कहता हूं सपोज ये मेरे पास एनाइन का सोल्यूशन है, ये मेरे पास ब्लू वाला ये क्या है, मैं कहता हूं सल्फेट आयन। मैं डायरेक्ट सल्फेट आयन लिखता हूं, एनाइन का सोल्यूशन है सल्फेट आयन। अब इसके अंदर मैंने कौन सी चीज डाली, बैरियम सल्फेट का सोल्यूशन। ये मेरे पास बैरियम का सोल्यूशन है और ये है हमारे पास एक्सेस में। ये बात काबिल गौर है, यानी काफी ज्यादा अमाउंट में डाल दिया। अब क्या होगा, जितना इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाना होगा, प्रेसिपिटेट बनाने का, बैरियम सल्फेट में चेंज होना होगा, उतना तो चेंज हो जाएगा। ये मेरे पास बन गया बैरियम सल्फेट, ये मेरे पास बैरियम सल्फेट बन गया। बाकी कुछ अमाउंट में बैरियम यहां पे बच जाएगा क्योंकि मैंने ये एक्सेस में यूज किया है। अब जो बैरियम बचा है इसको मैंने क्या करना है, यहां से उठा के यहां पे इसकी टाइट्रेशन करके इसकी कंसेंट्रेशन मालूम की। अब टाइट्रेशन में हुआ क्या है, मैंने बैरियम का सोल्यूशन ये यहां पे ऊपर से गिराया ईडीटी है। जैसे ऊपर से ईडीटी आता है, ये हमारे पास ईडीटी है। अब ऊपर से ईडीटी आया, ईडीटी ने बैरियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद हमने कहा कि ये बैरियम ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बन गया, बैरियम ईडीटीए कॉम्प्लेक्स। जैसे ये कॉम्प्लेक्स बना, हमने कहा कि इसकी कंसंट्रेशन बैरियम आयन जो कि बच गया था, इसकी कंसंट्रेशन ये है। हम इससे अंदाजा लगा के इस चीज की कंसंट्रेशन मालूम कर, यानी कि इनडायरेक्टली जा रहे हैं, डायरेक्टली नहीं जा रहे। ये तो सारे का सारा इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये किन चीजों की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, एनाइन की। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक के रेलेवेंट कि ये एनाइन की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और एनाइन की कंसंट्रेशन किस तरह मालूम करते हैं, ये आपने स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। डायरेक्टली हमने एनाइन की लेके यहाँ पर टाइट्रेशन नहीं कर देंगे, पहले थोड़ा सा प्रोसीजर करना है। प्रोसीजर क्या है, उसके अंदर बैरियम आयंस का सोल्यूशन डालेंगे, वो बैरियम सल्फेट बना देगा, उसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद बैरियम आयन का सोल्यूशन हमने यहाँ पे लेके आना है, उसकी टाइट्रेशन करनी है। टाइट्रेशन करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा हम उसको कैलकुलेट करके एनाइन की कंसंट्रेशन मालूम कर लेते हैं। बात करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की मुख्तलिफ टाइप्स के हवाले से। आज जिस टाइप के हवाले से हम बात करेंगे वो है बैक टाइट्रेशन। इसमें जो चीजें डिस्कस करने वाली हैं वो ये है कि बैक टाइट्रेशन किन चीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्यों करते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है। अगर बैक टाइट्रेशन करनी हो तो इसके लिए आप कौन से स्टेप्स करने पड़ेंगे जिसके थ्रू आप एक्यूरेट बैक टाइट्रेशन कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बैक टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन। अब सबसे पहली बात यहां पे ये देखेंगे कि किन चीजों के लिए जरूरी है बैक टाइट्रेशन, यानी किन आयंस की कंसंट्रेशन बैक टाइट्रेशन के थ्रू मालूम करते हैं। सबसे पहले उन आयंस की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। इट इज यूजफुल, ये किन के लिए मुफीद है, इट इज यूजफुल फॉर दोज मेटल आयन, फॉर दोज मेटल आयंस। उन मेटल आयंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किन मेटल आयंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात, दोज मेटल आयन विच react with EDTA very slowly, very
स्लोली। पहले नंबर पे ये वाली बात कि वो वाले मेटल आयन जो कि ईडीटीए के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं। सेकंड नंबर पे उन मेटल आयन के लिए जिनके लिए कोई खास इंडिकेटर हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, फॉर दोज मेटल आयन for which no special indicator is present. No special indicator, जिनके तो खास इंडिकेटर मौजूद ही नहीं है, इंडिकेटर इज प्रेजेंट, वहां पर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं बैक टाइट्रेशन का। स्पेशल इंडिकेटर का मतलब क्या है कि हमें पता है कि इंडिकेटर हम हमेशा वो यूज करते हैं जो कि एक कंट्रास्ट इन कलर हो। मसलन एक अगर रेड दे रहा है दूसरा ब्लू दे, ये ना होगा अगर एक यानी कि एंड पॉइंट पे पहले वाइन रेड था बाद में ऑरेंज हो जाए। अब थोड़ा सा कलर यानी कि दोनों सेम है, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, हमारे पास एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। अगर दो कलर्स के दरमियान एंड पॉइंट पे दो कलर के दरमियान काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्ट हो तो फिर वो वाला इंडिकेटर हम यूज करते हैं। अब कुछ ऐसे मेटल आयन होते हैं जो कि ये कॉन्ट्रास्ट पैदा नहीं कर पाते, इसलिए हम उसको बैक टाइट्रेशन के थ्रू मालूम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रोसीजर क्या करते हैं बैक टाइट्रेशन के हवाले से। प्रोसीजर की बात करें, प्रोसीजर सबसे पहले आपने क्या करना है, उस मेटल आयन का सॉल्यूशन ले लेना है जो कि दो ऊपर वाली कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये इसकी एग्जांपल है Mn, मैंगनीज। टेक सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन। मैंने सबसे पहला काम क्या किया, उस मेटल आयन का सॉल्यूशन ले लिया। ये क्या है हमारे पास, मैं सपोज कर लेता हूं Mn का सॉल्यूशन है, क्योंकि इसको मैं हमेशा बैक टाइट्रेशन के थ्रू मालूम करता हूं। ये डायरेक्ट टाइट्रेशन के थ्रू नहीं मालूम कर पाता है क्योंकि ये इसका एडीटी के साथ रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होता है। जब बहुत ज्यादा स्लो होता है तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए जब वो एंड पॉइंट आता है वो भी रिएक्शन कर रहा होता है, यानी एंड पॉइंट हमें सही तरीके से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं हो पाती। अब सबसे पहले सॉल्यूशन लेनी है ईडीटीए का, सॉरी Mn+2 का। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने इसी सॉल्यूशन के अंदर एक्सेस में ईडीटीए डालना है। ऐड ईडीटीए इन एक्सेस, ऐड ईडीटीए सॉल्यूशन इन एक्सेस। अब जैसे मैं इसके अंदर एक्सेस में ईडीटीए डालूंगा तो क्या होगा, ईडीटीए का सॉल्यूशन तो होगा कुछ ये कुछ लम्हे तक के लिए आपने इसको पड़े रहने देना है। ये ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे यहां पे। अब मैंने क्या किया, ईडीटीए एक्सेस में डाला। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सेस में डालना है, और जितने एक्सेस में डालेंगे उसकी क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। मसलन आपने 500 ml डाला है, 1000 ml डाला है, जितना भी डालेंगे उसकी क्वांटिटी मेजर करके रख लेनी है। सही है। अब मैंने एक्सेस में डाल दिया, एक्सेस में डालूंगा तो ये क्या करेगा, मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहां पे मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा कि मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बना, ये सारे का सारा मेटल इसमें यूज हो जाएगा। जितना भी मेटल के आयन्स हैं, मैंगनीज के आयन है, तो यहां पे सारे के सारे मैंगनीज के आयन तो यूज हो जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट में ईडीटीए बच जाएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट में ईडीटीए यहां पे बच जाएगा। अब जो यहां पे दो चीजें हुई हैं, मैं दोनों को वाज़ेह कर दूं, मेटल आयन सारे के सारे यूज हो जाएंगे। मेटल
आयन क्या होंगे, यूज हो जाएंगे। ये बात अच्छे तरीके से माइंड में रख लेनी है। और यहां पे एक्सेस में ईडीटीए यूज किया है, ईडीटीए लेफ्ट रह जाएगा, ईडीटीए लेफ्ट, यानी कि इसकी मिकदार यहां पे कुछ ना कुछ रह जाएगी। आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसी सोल्यूशन को लेना है, कोनिकल फ्लास्क में डाल देना। ये हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है, इसी सोल्यूशन को लेंगे, लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये वाला आ जाएगा। और इसी सोल्यूशन को लिया, लेने के बाद आपने कोनिकल फ्लास्क में डाला। कोनिकल फ्लास्क में आप देखें यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ईडीटीए का सोल्यूशन, ईडीटीए सोल्यूशन यहां पे ले रहा हूं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सही है, ये वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ईडीटीए का सोल्यूशन अब कोनिकल फ्लास्क में लिया, वरना आप जब भी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं ईडीटीए का सोल्यूशन ब्यूरेट में ले रहे होते हैं, ईडीटीए का सोल्यूशन ब्यूरेट में ले रहे होते हैं। लेकिन इस बार मैंने सोल्यूशन ईडीटीए का कोनिकल फ्लास्क में लिया है। ब्यूरेट में क्या लूंगा, ब्यूरेट में आपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेना है। अब जब भी मैं वर्ड स्टैंडर्ड यूज करूं ना, एक बात ध्यान में आनी है, इसकी कंसंट्रेशन मालूम है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज करना है किस चीज का, मेटल आयन का। यहां पे आपने किस चीज का यूज करना है, मेटल आयंस का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज करना। अब वो मेटल आयंस कौन कौन से हो सकते हैं, मैं कहता हूं ये जिंक हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। अब जिंक किस फॉर्म में हो सकता है, जिंक सल्फेट की फॉर्म में हो सकता है, यानी जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन यूज कर लें, या फिर जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन यूज कर लें। सेम इसी तरह अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम भी दो कंपाउंड में पाया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और मैग्नीशियम क्लोराइड, इन दो फॉर्म्स में पाया जाता है। आपने क्या करना है, इनमें से कोई एक कंपाउंड लेना होता है। सपोज ये वाला लिए, इसका सोल्यूशन बना लेना है, सोल्यूशन कितनी कंसंट्रेशन का उसका आपको पता होना चाहिए, आपने उसको ब्यूरेट में भर देना है। अब इंडिकेटर यूज करना है आपने, यहां पे इसमें डालना है इंडिकेटर। मैं कहता हूं सपोज मैंने कोई भी इंडिकेटर डाल दी यहां पे, इंडिकेटर, ताकि हमें पता चल जाए कि कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब आपने यहाँ पे इंडिकेटर डाला, इंडिकेटर डालने के बाद आप यहां से स्टॉपर को खोलेंगे, स्टॉपर खोलने के बाद ऊपर से ईडीटी आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही एंड पॉइंट आएगा, एंड पॉइंट पे कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। एंड पॉइंट पे जब कलर चेंज होगा तो आपने उस वॉल्यूम को यहां से नोट कर लेना, नीचे वाला वॉल्यूम हमें पता होगा। आपने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास ईडीटीए की कंसंट्रेशन आएगी, ईडीटीए की कंसंट्रेशन आएगी। अब आप उसको यूज करते हुए इस चीज की कंसंट्रेशन मालूम कर लेते हैं। मसलन अब इसको मैं थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से रिवाइज करवा देता हूं। मैं कहता हूं मेरे पास ये एमआईएन का सोल्यूशन, यानी कि जिस मेटल आयन की कंसंट्रेशन मालूम करना चाहता हूं, ये उसका सोल्यूशन है, ये उसके मेटल आयन है। जो भी मेटल आयन है यहां पे प्लस एन लिख देता हूं, प्लस एन, यानी मेरे पास ये मेटल आयन है। अब इसके अंदर आपने किया क्या है, एक्सेस में ईडीटी डाल दिया। इसमें आपने पहले स्टेप में करना क्या है कि एक्सेस में ईडीटी डाल देना है। ये मेरे पास ईडीटी है। अब होगा क्या कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इस मेटल आयन के साथ कुछ ना कुछ ईडीटी कॉम्प्लेक्स बना देगा। इस मेटल आयन के साथ ईडीटी क्या करेगा, और कुछ ईडीटी यहां पे फिर भी बाकी रह जाएगा। कुछ ईडीटी हमारे पास यहां पे बाकी रह जाएगा। ये वाली चीज यहां पे क्या हुआ, मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स ये बन गया। अब जो फ्री ईडीटी है, ये वाला हमारे पास क्या है, रिमेनिंग या लेफ्ट ईडीटी है, लेफ्ट ईडीटी है, यानी कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद भी इसके अंदर कुछ ना कुछ ईडीटी लेफ्ट बच गया था। अब मैंने इस ईडीटी की कंसंट्रेशन मालूम करनी है। कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए मैं इसको कोनिकल फ्लास्क में लेके गया, ऊपर से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाला।
इस EDTA में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाला मेटल का। ये मेरे पास क्या है, मेटल आयन है, मेटल आयन। जैसे ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हम इसकी कंसंट्रेशन मालूम कर लेंगे थ्रू टाइट्रेशन। ये इसके साथ क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा मेटल EDTA। और ये याद रखिएगा, ये वाला जो कंसंट्रेशन, ये वाला मेटल आयन सोल्यूशन और है, ये वाली मेटल वो है जो हम मालूम करना चाहते हैं। ये वाली मेटल स्टैंडर्ड सोल्यूशन वाली है, यहाँ पे हमने दी हुई है। ये कौन कौन से होते हैं, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये अमूमन इस्तेमाल करते हैं। सही है। अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बना लिया। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद हमने क्या किया, ये मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आपने क्या करना है कि EDTA की कंसंट्रेशन निकाल लेनी है। अब मुझे पता है ओवरऑल EDTA इतना है, ओवरऑल EDTA हमारे पास इतना है। अब इतने EDTA की कंसंट्रेशन मैंने थ्रू टाइट्रेशन निकाली है। मैं कहता हूं अब जो यहां से माइनस कर देंगे इतनी कंसंट्रेशन को, और जो बाकी आएगा आपके पास इतनी कंसंट्रेशन, वो क्या हुआ, ये यहां पे कॉम्प्लेक्स बना लिया इसने। जैसे यहां पे कॉम्प्लेक्स बनाया, आपको पता होगा मैक्सिमम मेटल के साथ ये EDTA 1:1 के साथ पाया जाता है, यानी कि जितने EDTA की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही उस मेटल आयन की कंसंट्रेशन होगी। ये था तरीकाकार, बैक टाइट्रेशन किस तरह करते हैं। इसी सा तरीकाकार था। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये किन मेटल्स के लिए की जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन मेटल के लिए जो कि EDTA के साथ बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं, या फिर उन मेटल के लिए जिनके लिए वो खास इंडिकेटर नहीं है, ये उन मेटल के लिए यूज की जाती है टाइट्रेशन की। इसमें तरीकाकार क्या है, सबसे पहले आपने उस मेटल आयन का सोल्यूशन ले लेना है, उसमें एक्सेस में EDTA डालना है। EDTA जितना भी डालेंगे उसकी कंसेंट्रेशन आपको पता होगी। नेक्स्ट क्या होगा कि आपने उससे जो EDTA का सोल्यूशन बना होगा उसको आपने टाइट्रेट करना है। टाइट्रेट करने के बाद आपके पास EDTA कंसेंट्रेशन आएगी, उसको आपने रेलिवेंट करके उसकी कंसेंट्रेशन निकाल लेनी है मेटल आयन। ये तो तरीकाकार कि किस तरह आप किसी भी मेटल आयन की कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं जो कि आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जो क्या है हमारे पास अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन। पहले स्टार्ट करते हैं अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन। अगर देखा जाए अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन वर्ड अल्कली से निकला है, ये वर्ड अल्कली से निकला है। अल्कली बेसिकली हम वर्ड यूज करते हैं बेस के लिए, और यहां पे हम इस टाइट्रेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज कर रहे होते हैं, इसीलिए हम इसका नाम दे रहे हैं अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन। अमूमन बेस यूज करते हैं किसी चीज कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए। जिस चीज की कंसंट्रेशन होगी वो लास्ट तक पता चल जाएगा। किस चीज कंसंट्रेशन हम बेस को यूज करते हुए, खुसूसन सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हुए निकालते हैं। अब इस टाइट्रेशन का अगर बेसिक प्रिंसिपल देखा जाए, इसका बेसिक प्रिंसिपल है लाइब्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। इस पूरी की पूरी टाइट्रेशन जिस चीज पर बेस कर रही है, प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड, ये बुनियाद है किस चीज पर, ऑन लाइब्रेशन ऑफ H positive ion from EDTA, कहते हैं EDTA का पार्ट जो H पॉजिटिव आयन होते हैं वो जो लाइब्रेट करते हैं इस चीज पर सारी की सारी बेस है। क्या मतलब, कहते हैं मेरे पास सपोज किया EDTA को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं H2Y-2। इसका मतलब क्या है, ये डाइसोडियम EDTA का फॉर्मूला है कि हम इसको सिंपली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो EDTA ये होता है CH2
एक अमाइनो ग्रुप यहाँ पे, एक अमाइनो ग्रुप यहाँ पे हमारे पास एसिटेट ग्रुप लगा होगा, यहाँ पे OH CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ONA, सेम इसी तरह यहाँ पे भी CH2 C डबल बॉन्ड O OH, सेम काम आपने यहाँ पे करना है, C डबल बॉन्ड O ONA। ये वाला चीज यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कंट्रोवर्सी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन बनाने के बाद ये वाला सोडियम आयन यहाँ से उतर जाता है, ये वाला सोडियम आयन यहाँ से उतर जाता है, और हमारे पास यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। और इसमें देखा जाए तो यहाँ पे एक पॉजिटिव H पॉजिटिव आयन है, एक H पॉजिटिव आयन ये वाला है, 2 जगह पे H पॉजिटिव आयन है। H पॉजिटिव आयन को हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया 2 जगह H पॉजिटिव आयन, बाकी पूरे को पूरे मॉलिक्यूल को हमने Y से रिप्रेजेंट किया, -2, यानी कि ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर -2 चार्ज है। अब होता है ये है कि जैसे हम EDTA किसी मेटल आयन में डालते हैं, और ये बात याद रखिए, कॉम्प्लेक्सिटी टाइट्रेशन हम हमेशा यूज करते हैं मेटल आयन की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए। जैसे ही मैं EDTA किसी मेटल आयन के सोल्यूशन में डालता हूं तो ये क्या करता है, ये वाला H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देता है, निकाल देता है। ये वाला H पॉजिटिव आयन क्या बन जाता है, हमारे पास H2H पॉजिटिव बन जाएगा, और साथ में हमारे पास Y-4 बन जाएगा। अब यही Y-4 क्या करता है, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद कॉम्प्लेक्स बना देगा, ये वाली चीज कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, ये वाली चीज हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाती है। ये वाला इसका बेसिक प्रिंसिपल है। बेसिक प्रिंसिपल यही है कि लाइब्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन किस चीज से लाइब्रेशन होती है, EDTA से। अगर देखा जाए इसकी बेस अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन की बेस किस चीज पर है, अगर देखा जाए बेसिकली एसिड बेस टाइट्रेशन जैसी ही है। इट इज बेसिकली similar to acid base titration। अच्छा, ये एसिड बेस टाइट्रेशन के हवाले से मैंने क्यों कहा कि तकरीबन सिमिलर है एसिड बेस टाइट्रेशन से, क्योंकि इसमें इंडिकेटर भी एसिड बेस टाइट्रेशन वाला यूज हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तकरीबन एसिड बेस टाइट्रेशन हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी एसिड की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए। इसलिए हमने कहा कि एसिड बेस टाइट्रेशन की तरह किया। ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आ जाए ये किस तरह लाइब्रेट करता है H पॉजिटिव आयन को, उसको देखते हैं। मैं कहता हूं सपोज ये मेरे पास कोई भी मेटल आयन है, मेटल आयन, ये मेरे पास मेटल आयन है M पॉजिटिव N। M से मेटल है पॉजिटिव आयन, यानी कोई भी चार्ज हो सकता है, यानी कि इसकी जगह पे ये वाले कोई भी आ सकता है, एल्यूमिनियम +3 आ सकता है, मैग्नीशियम +2 आ सकता है, इसी तरह जिंक +2 आ सकता है, यानी कोई भी हमारे पास मेटल आयन हो सकता है। इसकी मेटल आयन है। अब इस मेटल आयन ने क्या किया, रिएक्ट किया किस चीज के साथ, EDTA के साथ। ये मेरे पास EDTA का मॉलिक्यूल है। EDTA को मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा H2Y-2 से। ये मेरे पास EDTA का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसे मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करता हूं, मिक्स करने के बाद मेरे पास नेक्स्ट क्या बन जाता है, मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स। ये मेरे पास मेटल का आयन आ जाएगा, और इसके साथ मेटल के आयन के साथ हमारे पास EDTA का मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, और ये मेरे पास मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब जैसे मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये जो 2H पॉजिटिव आयन होते हैं, ये वाले 2H पॉजिटिव आयन यहां पे लाइब्रेट हो जाते हैं, 2H पॉजिटिव आयन। अब असल में अगर मैं ये 2H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मालूम कर लूं तो मैं एग्जैक्टली पता कर सकता हूं कि हमारे पास मेटल आयन की कंसंट्रेशन क्या है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि हर एक EDTA 2H पॉजिटिव आयन ही डोनेट करेगा। अब मुझे मेनली ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी पड़ती है।
अब इसकी कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए मैं नेक्स्ट क्या करता हूं, इसके टाइट्रेशन करूंगा, इसके अंदर ऐड करूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जैसे मैं इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐड करता हूं, ऐड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे H2O बन जाएगा, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और साथ में मेरे पास सोडियम मेटल बन जाएगी, ये वाली चीज बन जाएगी। अब हुआ क्या है, असल में करना क्या है, आपने जो भी मेटल आयन का सोल्यूशन होगा, मैं कहता हूँ ये सपोज कि एग्जामिनर ने मुझे मेटल आयन का सोल्यूशन दे दिया, कहता है इसकी अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन के हवाले से इसमें मौजूद मेटल आयन की कंसंट्रेशन मालूम करके दो। मैंने सबसे पहला काम क्या करना है, इस मेटल आयन के सोल्यूशन में EDTA डाल देना है, EDTA। अब जैसे मैं इसके अंदर EDTA डालता हूं तो कुछ ये होगा, पहले नंबर पे कि मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसमें मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स बनने के अलावा एक काम और होगा, इसके अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। H पॉजिटिव आयन आया कहां से, EDTA से। EDTA के पास 2 H पॉजिटिव आयन होते हैं। अब आपने यही सोल्यूशन लेना है, सोल्यूशन लेके इसको डाल देना है कोनिकल फ्लास्क में। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस सोल्यूशन को डालना है आपने कोनिकल फ्लास्क में। अब कोनिकल फ्लास्क में डालने के बाद आपने यहां पे ब्यूरेट में कौन सी चीज लेनी है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है। जिस सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि आपने फर्स्ट क्या है, EDTA और मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन आपने यहां पे लेना है। इस सॉल्यूशन के अंदर कौन सी चीज होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन होंगे, H पॉजिटिव आयन इस सॉल्यूशन के अंदर होंगे। हम ऊपर से मैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन NaOH का ब्यूरेट में डाला हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन मुझे पता होगी। मैं यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर जो कि एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज होता है वो मैं यहाँ पे डालूंगा, फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज, कोई भी इंडिकेटर आप यूज कर रहे हैं जो कि एसिड बेस टाइट्रेशन में इस्तेमाल होता है। यहां पे आपने क्या करना है, एसिड बेस टाइट्रेशन में इस्तेमाल होने वाले इंडिकेटर को डालना है। इंडिकेटर डाल दिया। इंडिकेटर का मेन मकसद यही होता है कि हमें एंड पॉइंट बता देता है कि कब एंड पॉइंट आया है। अब मैंने यहाँ पे इंडिकेटर डाला, ऊपर से मैं इसको स्टॉपर को खोलूंगा, स्टॉपर खोलने के बाद ऐसा ऐसा ड्रॉप वाइज यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड गिरेगा। एक वक्त ऐसा आएगा इसमें कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, इसमें कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कलर चेंज होना शुरू हो, आपने यहाँ पे स्टॉपर को बंद करना है, रीडिंग नोट करनी है। रीडिंग नोट करने के बाद आपने यहां से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल लेनी है। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालने के बाद आपके पास EDTA कंसंट्रेशन आ जाएगी। EDTA कंसंट्रेशन से आप डायरेक्टली मेटल आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ये था कि किस तरह अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन यूज करके हम किसी भी मेटल आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे की पूरी टाइट्रेशन में यह है कि इसको अल्कलीमेट्री क्यों कहा जाता है, पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे इसका प्रोसीजर क्या है, अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन किस तरह की जाती है। आपने सबसे पहले मेटल का सॉल्यूशन और EDTA का सॉल्यूशन को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसकी टाइट्रेशन करनी है किस चीज के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। और हमारे पास कॉम्प्लेक्स बने एसिड बेस टाइट्रेशन के हवाले से इसकी रीडिंग आपने नोट कर लेनी है, कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करके आप मेटल आयन की कंसंट्रेशन इजीली निकाल सकते हैं। ये था हमारे पास अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन। बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन। सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन असल में कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की ही टाइप है। इसके मुख्तलिफ नेम्स हैं। सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन भी कहते हैं, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन भी इसी का ही नाम है। यानी एक ही टाइट्रेशन के मुख्तलिफ नेम्स हैं।
बेशक वो डिस्प्लेसमेंट कह ले, रिप्लेसमेंट कह ले या सब्स्टिट्यूशन कह ले, बात सेम है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन, या फिर इसको हम नाम देते हैं रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, या फिर इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन। सबसे मेन बात, रिप्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है एक की जगह पे दूसरे को ले आना। ये अमूमन क्रिकेट मैच में वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। वहां पे क्या होता है, कहते हैं ये जो फील्डर ये सब्स्टिट्यूट फील्डर है। क्या पता, कहता है जो हमने प्लेइंग 11 खिलाई है ना, जो 11 खिलाड़ी हमने चूज किए थे क्रिकेट मैच खेलने के लिए, उनमें से किसी एक को कोई मजबूरी हुई, मे बी वॉशरूम आ गए या फिर समथिंग एल्स, अब वो उसको ना ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। अब वो ग्राउंड से जब बाहर जाएगा, उसकी जगह पे जो नया खिलाड़ी आएगा उसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट है या फिर रिप्लेसमेंट हमने की है। यानी एक खिलाड़ी की जगह पे दूसरे खिलाड़ी को लाना सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब बात करते हैं यहां पे टाइट्रेशन के हवाले से। यहां पे भी कुछ यही काम हो रहा होता है। मेन बात याद रखनी है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हम इस्तेमाल करते हैं मेटल आयन की कंसेंट्रेशन मालूम करने के लिए। यहां पे एक मेटल आयन दूसरे मेटल आयन की सब्स्टिट्यूशन कर रहा होता है। मेन उसको वहां से निकालना होता है किसी जगह से, खुद उसकी जगह पे जाता है। इस वजह से हम इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या फिर रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। इसमें जो मेन बातें याद रखने वाली हैं वो ये है कि ये टाइट्रेशन अमूमन यूज की जाती है कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन मालूम करने के लिए। इस टाइट्रेशन से हम कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर देखेंगे। प्रोसीजर के बाद देखेंगे किस तरह हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला काम आपने जो यहां पे करना होता है, आपने एक मेटल ईडीटीए सॉल्यूशन, सबसे पहला काम, कोई भी मेटल ईडीटीए सॉल्यूशन लेना है। ईडीटीए सॉल्यूशन। अब जो भी मेटल ईडीटीए सॉल्यूशन आपने यहां पे लेना है, उसमें एक बात याद रखनी है, यहां पे जो मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स हो वो वीक हो। मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स जो बना हो वो क्या होना चाहिए, ये वाली कंडीशन लाजमी इसमें पूरी होनी चाहिए, वीक होना चाहिए। ये पहला स्टेप है। आपने क्या किया, पहले स्टेप में मेटल ईडीटीए सॉल्यूशन ले लिया। ये मेरे पास मेटल ईडीटीए सॉल्यूशन आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो आप जिस आयन की कंसेंट्रेशन आप मालूम करना चाहते हैं, मैं सपोज किया कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन मालूम करना चाहता हूं, वो भी मेटल आयन है, उसका सॉल्यूशन ले लेना है। नेक्स्ट स्टेप पे चले जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में उस मेटल आयन के सॉल्यूशन में ऐड मेटल ईडी, इसको मैं सपोज कर लेता हूं मेरे पास M1 है, क्योंकि हमने दो मेटल यूज करनी है। ये M1 है, M1 ईडीटीए सॉल्यूशन इन सैंपल, जिस चीज में हम मालूम करना चाहिए, सैंपल मेटल आयन सॉल्यूशन। जो आपके पास सैंपल मेटल आयन जिसमें असल मालूम करना चाहता है, मैं कहता हूं कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन में मालूम करना चाहता हूं, आपने वो सॉल्यूशन लेना है, उस सॉल्यूशन में मेटल M1 ईडीटीए सॉल्यूशन डाल देना। सही है। अब मैं सपोज करता हूं ये जो मेटल है ना, इसको सिंपली मैं रिप्रेजेंट करता हूं M2 से। अब मैंने यही काम किया, यहां पे बीकर लेके उसके अंदर ये वाला सॉल्यूशन और यहां पे सैंपल सॉल्यूशन, दोनों के दोनों डाल दिए। सैंपल
M2 सॉल्यूशन, ये मैंने दोनों डाल दिए। अब होता यहां पे क्या है सर, होता यह है कि यहां पे मैंने कहा है कि सपोज किया ये M1 है मेटल आयन, और इसने बॉन्ड बनाया हुआ या कॉम्प्लेक्स बना हुआ है किसके साथ, EDTA के साथ। ये EDTA है, ये क्या हमारे पास मेटल M1 EDTA कॉम्प्लेक्स है। और मैंने यहां पे एक बात लिखी है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए, ये कंडीशन है यहां पे। अब जैसे मैं इसके अंदर M2 मेटल डालता हूं, ये मेरे पास सपोज किया कि M2 मेटल है। अब M2 मेटल के पास ये सलाहियत होती है कि ये इसके साथ यानी कि EDTA के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बना सकती है बानिस्बत पहले वाले की। इसलिए क्या होगा, ये यहां पे चले जाएगा इस मेटल आयन की जगह पे, और ये वाला मेटल आयन यहां से निकल जाएगा। अब हुआ क्या है कि ये वाला मेटल आयन ने कॉम्प्लेक्स बना लिया, M2 है मेरे पास, ये M2 ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स बना लिया है किसके साथ, EDTA के साथ। और जो पहले से मौजूद था हमारे पास मेटल आयन, जो उसने पहले कॉम्प्लेक्स बनाया था, ये जो रेड वाला है, ये रेड वाला हमारे पास यहां पे रिलीज हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, M1, ये मेरे पास M2 EDTA कॉम्प्लेक्स बन गया है, EDTA कॉम्प्लेक्स। और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए ये स्टेबल है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने यही सॉल्यूशन लेना है, इसको कॉनिकल फ्लास्क में डाल के इसकी टाइट्रेशन कर दी है। अब मैंने यही वाला सॉल्यूशन लिया, यहां पे सॉल्यूशन ये वाला कौन सा, M2 EDTA सॉल्यूशन, M2 EDTA सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में एक और चीज भी मौजूद है, प्लस M1। कौन सी चीज, M2 EDTA सॉल्यूशन तो बन गया, साथ में M1 रिलीज हो गया, सही है। अब मैंने मालूम करनी यहां पे इस चीज की कंसंट्रेशन, अगर किसी तरीके से मैं इस चीज की कंसंट्रेशन मालूम कर लेता हूं तो मेरे पास इस चीज पर जितने ये वाली चीज रिप्लेस करेगी इतने ही हमारे पास ये वाली चीज बनेगी। ये बात याद रखनी है। अब इसी वजह से हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट कह रहे होते हैं, क्योंकि यहां पे एक मेटल आयन ने दूसरे मेटल आयन को रिप्लेस कर दिया है, उसकी जगह पे चला गया है। इसी वजह से हमने इसको कहा है डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन। अब आपने यहां पे ले लिया है ये वाली चीज, ये वाला सॉल्यूशन जो आपने लास्ट में बनाया है यहां पे ले लिया। अब आपने यहां पे लेना है EDTA का सॉल्यूशन, EDTA सॉल्यूशन। अब जैसे इस सॉल्यूशन में EDTA का सॉल्यूशन डालते हैं, क्या होगा, EDTA सॉल्यूशन, EDTA का सॉल्यूशन और ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा, ये वाला मेटल आयन भी उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। हमारे पास दो तरह के कॉम्प्लेक्स यहां पे बन जाएंगे, एक M2 वाला EDTA कॉम्प्लेक्स और एक हमारे पास बन जाएगा, एक M2 वाला EDTA कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये वाला, ये है हमारे पास M2, ये सेम आ जाएगा यहाँ पे, इसको कुछ नहीं होगा यहाँ पे EDTA कॉम्प्लेक्स, और साथ में हमारे पास M1 EDTA कॉम्प्लेक्स भी बन जाएगा, M1 EDTA कॉम्प्लेक्स। ये वाला रेड वाला भी आके यहाँ पे मेटल आयन जो पहले वाला है ये भी यहाँ बना ले, M1 EDTA कॉम्प्लेक्स। ये बात यहाँ पे याद रखनी कि M2 EDTA कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, M1 EDTA कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब आपने इसकी टाइट्रेशन करके M1 की कंसंट्रेशन निकालनी है। M1 की जैसे ही कंसंट्रेशन निकलेगी, आपको पता है जितने यहाँ पे M1 रिलीज हुए हैं, जितने यहाँ पे M1 निकले उतने ही M2 आके यहाँ पे जुड़े हैं। जितनी M1 की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही दूसरी मेटल आयन की कंसंट्रेशन होगी। ये तो तरीकाकार है कि आप किस तरह EDTA की टाइट्रेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ
सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन। इसका तरीकाकार याद रखिएगा। तरीकाकार में सबसे पहली बात कि आपने मेटल यूरिया कॉम्प्लेक्स लेके उसको मेटल आयन जो कि सैंपल सोल्यूशन को उसके अंदर ऐड करना है। उसको ऐड करने के बाद आपने इस कोनिकल फ्लास्क में लेना है, उसके अंदर इंडिकेटर डालना है। इंडिकेटर डालने के बाद आपने ऊपर से ईडीटी का सोल्यूशन डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पे कलर चेंज होगा, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद M1 की कंसंट्रेशन आएगी। जैसे M1 की कंसंट्रेशन आएगी, आप M1 की कंसंट्रेशन से अंदाजा लगा लेंगे M2 की कंसंट्रेशन का, क्योंकि जितने M1 यहाँ पे रिलीज हुए उतने M2 यहाँ पे यूज हुए हैं। इन दोनों कंपैरिजन करके हम M2 की कंसंट्रेशन जो हमारे पास M2 मालूम करना चाहते हैं, हमारे पास सैंपल है। ये बात याद रखिएगा, ये सैंपल मेटल आयन है, यानी कि हम कैल्शियम आयन की मालूम करना चाहते हैं, उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे आ जाएगी। ये था तरीकाकार का सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन करते किस तरह है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और इसका एक स्क्रीन शॉट ले लें।